चैप्टर है वो 19 का। तो इस चैप्टर में जो बोला गया है चित्रकला के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अधीन चित्रकला कैसे थे, क्या था, कैसे मिला, कैसे नहीं मिला, सारा उसका डिटेल जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ उसका डिटेल देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। ये पढ़ना हमको तो बहुत शॉर्ट चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन चित्रकला। दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का इतिहास वास्तुकला की तुलना में अंधकारमय रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी नमूने या अवशेष नहीं मिले हैं। दिल्ली सल्तनत का मुख्य कारण पिछले 100 सालों में, तो इसलिए इसका कोई भी अवशेष नहीं मिलता, हम लोग को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए इसको अधिक अंधकार में बताया गया है। किसकी तुलना में? तो वास्तुकला की तुलना में, क्योंकि वास्तुकला देखे थे, वास्तुकला बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो वास्तुकला के बारे में, वास्तुकला के तुलना में इसे अंधकार में बताया गया है। एंड जो चित्रकला है, चित्रकला को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है जो दिल्ली सल्तनत में के काल में मौजूद थे। पहला जो है वो भित्ति चित्र है, दूसरा कुरान लिखने की सुलेखन कला, और जो तीसरा है वो पांडुलिपि चित्रण है। भित्ति चित्रों के साहित्य प्रमाण जो मिले हैं वो है भित्ति चित्र सल्तनत काल में एक विकसित कला थी। इसके गहन में दृष्टि डालने के लिए इसके बहुत से साहित्य प्रमाण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मिला है। ठीक, और जो इसका कैसे सिद्ध होता है कि मतलब कि जो गैर मुस्लिम घरों में थे वो मिलते थे। भित्ति चित्र की परंपरा जो थी वो गैर मुस्लिम घरों में भी मिलते थे। कैसे सिद्ध होता है? तो वो बताया गया है कि मौलाना दाऊद द्वारा की 14वीं शताब्दी की हिंदी कविता जो कि चंद्रयान जो था आपका 179 और 380 के बीच में जो लिखा गया था, एक कविता था चंद्रयान, हिंदी पुस्तक में था। तो उसमें वर्णित पद में घर की रंगीन सजापूर्ण ऊपरी कक्षों का वर्णन है, जिसमें चंदा कविता की नायिका अपनी सखियों के साथ सोती है। और दूसरा जो है वो इसी कविता के 15वीं शताब्दी में एक फिर से कविता बना, जिसमें पांडुलिपि के एक चित्र में चंदा के शयन कक्ष को दिखाया गया, जिसके दीवारों पर रामायण के चित्र दर्शाया गया था। इसलिए इससे पता चलता है कि भित्ति चित्र जो थे वो गैर मुस्लिम घरों में भी पाए जाते थे। तो आगे देखते हैं कुरान लिखने की सुलेखन कला। कुरान को भी लिखने का एक कला था जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इस्लामी संसार में सुलेखन की कला एक पवित्र कला मानी जाती थी, क्योंकि कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए उसे पवित्र कला माना जाता था, जिसका प्रयोग कागज एवं पत्थरों पर सजावट के लिए किया जाता था। हस्तशिल्पियों में सुलेख को पांडुलिपियों को सजाने के लिए एवं चित्रकार के ऊपर रखा गया। लेकिन कुरान का सुलेखन कला का एक महत्वपूर्ण रूप बन गया, जहां कुरान प्रतिलिपि भव्य और व्यापक पैमाने पर बनाई गई। कुरान का जो प्रथम लिपि था वो 399 की थी। यह ग्वालियर में सुलेखित की गई थी। इसमें ईरान तथा भारतीय स्रोतों से गहन किए गए नाना प्रकार का लैंगिक प्रतिमान है। इस हस्तलिपि के अग्रपृष्ठ पर ज्यामिति चित्र सल्तनत शैली का प्रतीत होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो 14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत में ही बनाया गया है। उसकी जो विशेषता है यह ईरानी परंपरा से संबंधित है। शीर्षक और पट्टियों के अभिलेखों में प्रयुक्त कुरान की लिखावट ज़्यादातर कूफी शैली की है। अग्रपृष्ठ के ज्यामिति चित्रों का चित्रण की शैली कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। यही दिखाया गया अग्रपृष्ठ के ज्यामिति चित्रों
का चित्रण इस शैली की विशेषता थी। उसके आगे देख सकते हैं तो 15वीं शताब्दी में सैयद और अहमद लोदी वंश के पुस्तक कला की दशा क्षीण अवस्था में थी, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए थे लेकिन असमर्थ रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम पांडुलिपि। तो पांडुलिपि जो है वो सल्तनत काल के ग्रंथ चित्रण एवं अत्यधिक विवादपूर्ण विषय रहा, क्योंकि पांडुलिपि में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। इसकी शब्दावली एवं उत्पत्ति पर विद्वानों के सहमति नहीं थे। जो इसका उत्पत्ति तो हो रहा था उसमें सहमत नहीं थे बहुत सारे विद्वान लोग। 1400 से मुगल वंश का आगमन कई ग्रंथ एवं चित्रों में मिलता है। ऐसे हस्तलिपि प्रतीत दरबारों चित्रित प्रतीत हुए हैं, फिर भी ऐसा पांडुलिपि का भी मुख्य हालांकि कम संख्या में कम है जिनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह संरक्षकों के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार हुए प्रतीत होते हैं। तैयार बुर्ज समूह में उतना नहीं जानना है। बुर्ज समूह को प्रस्तुत करने वाला 2 हस्तलिपियाँ थे, जो है एक हजानामा और एक है चंद्रयान। मतलब हजानामा और चंद्रयान में बुर्ज समूह को प्रस्तुत किया गया। जैसे पिछले में देखे थे कविता था जिसमें प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें 2 ऐसे हैं जिसमें प्रस्तुत किया गया है। एक हजानामा है, एक चंद्रयान है। हजायाम में जो है लगभग 1450 की है। इसके पैगंबर के साथ में से एक हमीर हजामा की शौर्य गाथाओं को चित्रित किया गया है। और जो दूसरा है वो चंद्रयान है। यह पांडुलिपि 1450 से 1470 ईस्वी की मध्य की है। इसमें 2 प्रेमियों और चंदा का रोमांस का वर्णन है। इसकी संरचना 1389 में हुई थी। 1389 में उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली के निकट दाऊल के मौलाना दाऊल ने की थी। यह हिंदी की अवधी बोली में रचित है। मतलब यह हिंदी में रचित किया गया है। देख सकते हैं इसका फिगर कुछ इस तरह से। और आगे देखते हैं हम आते हैं क्षेत्रीय राज्यों के अधीन चित्रकला, जो जिसमें कि 4 हमें पढ़ना है। पहला है पश्चिमी भारतीय शैली, जिसमें जैन चित्रकला का पता चलता है। तो उपलब्ध पांडुलिपि से जो हमें पता चलता है वो ये है कि पश्चिमी भारतीय शैली का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह गुजरात और राजस्थान के जैन भंडारों में पाई जाती है। ध्यान देने की बात इसमें ये है कि जो पश्चिमी भारतीय शैली वो अधिकतर गुजरात, राजस्थान और मालवा से प्राप्त हुआ है, जो कि पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी भाग में अधिकतर वहाँ जैन शैली रहते हैं, इसलिए हमें अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रों में पांडुलिपियाँ जैन और इधर जैसे दूर स्थानों से मिलता है। मतलब जौनपुर साइड में ही ये चित्रकला हमें मिली है। पश्चिमी भारत की शैली प्रारंभिक जानकारी ताड़ के पत्तों में उपलब्ध है। ताड़ के पत्तों से ही बहुत सारे लिपियाँ हमें मिली है। ये 3 पंक्तियों में लिखी सामग्री मिलती है। मतलब ताड़ के पत्तों में 3 लाइन ही लिखा रहता है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई पर निर्भर करता है कि कितना लिखा हुआ है। 13वीं शताब्दी में ताड़ के पत्तों पर छोड़कर कागज का उपयोग किया गया। 13वीं शताब्दी के बाद कागज के पत्तों पर बनाया गया। उसके बाद पोथी प्रारूप को बदलने का कोई प्रयास किया नहीं गया है। उसके बाद देख सकते हैं तो 14वीं शताब्दी के जो अंत में पश्चिमी शैली पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। 14वीं सदी के मध्य में कागज की पांडुलिपि को लगातार प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन ताड़ के पत्तों को भी पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा गया। मतलब ताड़ के पत्ते में भी लिखते थे और कागज में भी लिखना चालू हो गया था पांडुलिपि जो थे। चित्रकला का विकास पांडुलिपि पर हुआ, जो एक सतह पर बनी है। कभी कभी एक सुस्पष्ट लेकिन ज़्यादातर टूटी हुई लकीर से बन गई है। चित्रों में अधिकांश लाल और नीले रंग का ही प्रयोग किया जाता था। सजावट के लिए कागज की सतह सजावट द्वारा चमकीले की गई है, जिसमें रंगीन जो थे और कलर थे ज़्यादा मतलब महंगा था। सोना, चांदी, लाजवर्दी, करमीजी इत्यादि से यूज़ किया जाता था उसको। वास्तुकला के केवल
अत्यावश्यक तत्वों का प्रयोग किया गया, जिसमें छोटी धार्मिक आकृतियों, जानवर तथा घरेलू फर्नीचर आदि को ज्यामितीय स्वरूप में छोटे छोटे खानों में सजाया गया था। बड़ी आँखें, जो आँख रहती थी वो उभरी हुई रहती थी। पैरों की कष्टकारक अवस्था रहती थी, मतलब पैर बहुत गंदे दिखाए जाते थे इत्यादि चित्रकला की विशेषता थी। देखने में पुरुष और औरत में भेद करना कठिन, मतलब दोनों का दोनों सेम दिखते थे। देख सकते हैं इसमें दोनों, इसमें पुरुष है बट लग रहा है कि स्त्री है, क्योंकि वो लोग पहले ज़माने में सब कोई इतना बड़ा बड़ा हार वगैरह पहना हुआ रहता था। तो पांडुलिपि के अध्ययन करने से पता चलता है कि पटना तथा अहमदाबाद जैसे जैन केंद्रों में बड़ी मात्रा में तैयार की गई है। और इसमें अगर देख सकते हैं तो बी में है हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला में जैन परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता शामिल है, जिससे बाहर निकली हुई उभरी आँख, जैसे बताया गया, आँख उभरी हुई रहती थी, शरीर समटा हुआ रहता था, मतलब शरीर में कुछ भी नहीं रहता था, पूरा चिकना रहता था, जो कि 15वीं शताब्दी की हिंदू पांडुलिपियों तथा बौद्ध पांडुलिपियों के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जैन चित्रकला बनाने वाले भी हिंदू ही थे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम थे। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभिक ताड़पत्रों पर हिंदू पांडुलिपि का उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन नेपाल में मिलता है इसका। और चंपारिक शैली वह पांडुलिपि है जो कश्मीर की बलहन की कृति है, जो बलहन द्वारा उस समय कलम बंद की गई जब वह राजकुमारी से प्रेम के अपराध में मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अपने बेदर्द अनुराग लय रूप में गुणगान कर रहा था। तो उसकी जो विशेषता है, चोर पंचसिका शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसका जो चित्र है वो आयताकार है, जिसकी दूसरी ओर से लिखाई की गई है, मतलब उल्टा साइड से लिखाया गया। ये वस्तुतः पश्चिमी भारतीय पौथी पद्धति की विरासत है। पश्चिमी भारतीय शैली की उभरी हुई आँख, एक जगह एक विशिष्ट कोण से बना चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें उसका स्थान ले लेती हैं। चित्र में एक सतह में दिखाया गया चमकीला प्राथमिक रंगों की पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके आगे देख सकते हैं प्रांतीय गतिविधियां है जो सुलेखन। जौनपुर में सुलेखन का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सुलेखन शैली का कुरान की पांडुलिपि निम्नलिखित विशेषता। ये बिहारी लिपि है। ज्वारात के रंग, जो मूल विषय के लेखन के हंसियों का प्रयोग किया गया। इसके डिजाइन अरेबिक और बेशक और बेलिक और वस्तुत रूप में मौली अलंकृत चाप संगंध देखने को मिलता है। दूसरा है अहमदाबाद शैली। तो अहमदाबाद का जब विकास हुआ तब हुआ था। गुजरात के करीब 50 वर्ष में प्रचलित रहा था, जो कि कुरान के लिखावट का प्रयोग किया गया है। सुथल नाम से जाना जाता है। ये लिपि मध्य पूर्व के क्षेत्र में मिलता है। एंड जब 15वीं सदी में भारत में इसे अपनाया गया, तब यह इसका स्वरूप उच्च ढांचा में था। पांडुलिपि का चित्रण 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच ईरान में हुआ था, और इसमें देखने लायक वैसा कुछ है नहीं। तो आ जाते हैं इसकी मुख्य विशेषता में। इस शैली की मुख्य विशेषता है पृष्ठ की क्षैतिज आकार का वर्गाकार चित्र। यह वर्गाकार चित्र में था। कॉलम पृष्ठ के नीचे की ओर रहता था। चित्रकला की परंपरा में व्यापक क्षेत्र प्रदान था। चित्रों के बीच खाली स्थान रहता था जो कोई और भरता था। दक्खनी चित्र, इसका अगर हम डायरेक्ट विशेषता देख लें, यह दक्कन, अहमदाबाद, बीजपुर, गोलकुंड 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के शुरू में इसका विकास हुआ था। पीले, गुलाबी, हरे रंग, बैंगनी का कलामत हुआ करता था। इसमें दक्कनी वस्त्रों की उपस्थिति थी। और इसमें देखा जाए तो खास विशेषता ये है कि सामान्यतः चेहरे का 3/4 भाग रंगा जाता था, मतलब पूरा रंगा नहीं जाता था। नीचे के भाग टहनी और फूलों पंखुड़ियों से सजाया जाता था। एक अन्य विशेषता भवनों को सपाट
पट्टियों के रूप में बनाया जाता था। एंड ईरान का स्वर्णिम आकाश का होना है, और जिनमें गुलाब और हरे फूलों के पौधे, कमल और गुलदाउदी इत्यादि हुआ करता था। तो इसमें यही था, देख सकते हैं इसमें दिखाया गया कि एक लड़की रहते थे, पीछे नेचर ही रहता था, फूल पत्ती वगैरह फूल वगैरह रहते थे, और अधिकतर जो रहते थे फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल। इसमें कलर जो रहता था, कलर का उपयोग करता था पीला, हरा, भूरा, बैंगनी और नारंगी रंग ही प्रयोग किया जाता था अधिकतर। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आई होप ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो। थैंक यू।